या कह दो समायोजन की जो विधियां हैं उन्हें हम मानसिक मनोरचनाओं के नाम से जानते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मानसिक मनोरचनाएं, या कह दो आत्म सुरक्षा अभियांत्रिकाएं, या कह दो रक्षात्मक युक्तियां, या कह दो रक्षा तंत्र, या कह दो संरक्षणात्मक प्रणालियां। इंग्लिश में हम कहेंगे डिफेंस मैकेनिज्म, या कह दो मेंटल मैकेनिज्म। याद रखिए, हिंदी में कोई भी नाम आ सकता है, लेकिन इंग्लिश में मैकेनिज्म शब्द लिखा हुआ जरूर पाओगे। तो हिंदी में नाम कोई भी आ सकता है, लेकिन इंग्लिश में लिखा पाओगे मैकेनिज्म। मेंटल मैकेनिज्म कह दो, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म कह दो। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं मानसिक मनोरचनाएं, रक्षात्मक युक्तियां, समायोजन तंत्र। तो आपको पता होना चाहिए कि रक्षात्मक तंत्र का या रक्षात्मक युक्तियों का सर्वप्रथम प्रयोग किया किसने? सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड, जिनसे आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। सिगमंड फ्रायड जिन्होंने दिया था कौन सा सिद्धांत? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को आप पढ़ चुके हैं। तो सिगमंड फ्रायड ने अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत रक्षात्मक युक्तियों का वर्णन किया है। मैंने आपको मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत रक्षात्मक युक्तियां नहीं पढ़ाई हैं। क्यों? क्योंकि रक्षात्मक युक्तियों को हम समायोजन टॉपिक के अंतर्गत ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि रक्षात्मक युक्तियों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सिगमंड फ्रायड ने। तो सिगमंड फ्रायड ने अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत रक्षात्मक युक्तियों का वर्णन किया है, लेकिन उनकी इस सूची को उनकी पुत्री अन्ना फ्रायड तथा नव फ्रायडियन के द्वारा पूर्ण किया गया। रक्षात्मक युक्तियों की सूची को उनकी पुत्री अन्ना फ्रायड तथा नव फ्रायडवादियों के द्वारा पूर्ण किया गया। ठीक है, तो सुनिए, दो लाइन में यदि हम कहना चाहें कि रक्षात्मक युक्तियां क्या होती हैं, मानसिक मनोरचनाएं क्या होती हैं, तो मानसिक मनोरचनाएं वे साधन हैं जिनको व्यक्ति तनाव, दबाव, दुश्चिंता, कुंठा आदि से बचने या फिर उनके साथ समायोजन स्थापित करने के लिए उपाय के रूप में अपनाता है। कहने का मतलब ये, कोई भी उपाय अपनाया जाए उसे हम क्या कहेंगे? मानसिक मनोरचनाएं। प्रश्न कैसे भी आ जाए, प्रश्न आ जाए मानसिक रोगों से बचने के उपाय को क्या कहते हैं? मानसिक मनोरचनाएं। मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने में कौन सी युक्तियां मददगार हैं? मानसिक मनोरचनाएं। या प्रश्न आ जाए तनाव को दूर करने के लिए किस प्रणाली को अपनाएंगे? मानसिक मनोरचनाएं। तो कोई भी बाधक तत्व हो या कोई भी रोग हो, उन रोगों को दूर करने के लिए जिन उपायों को अपनाया जाता है उन उपायों को क्या कहते हैं? मानसिक मनोरचनाएं। उन विधियों को क्या कहते हैं? मानसिक मनोरचनाएं। ठीक है, तो बिल्कुल हम उपाय पढ़ने जा रहे हैं। कौन से उपाय जो व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ रखते हैं, समायोजित रखते हैं, कुसमायोजन से बचाते हैं, वो उपाय हम पढ़ने जा रहे हैं। और हम यहाँ पर 4 प्रकार के उपाय पढ़ेंगे। नंबर 1 प्रत्यक्ष उपाय, नंबर 2 अप्रत्यक्ष उपाय, नंबर 3 क्षतिपूरक उपाय और नंबर 4 आक्रामक उपाय। वापस एक बार सुनिए, नंबर 1 प्रत्यक्ष उपाय, नंबर 2 अप्रत्यक्ष उपाय, नंबर 3 क्षतिपूरक उपाय और नंबर 4 आक्रामक उपाय। इन उपायों की चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष उपाय। प्रत्यक्ष उपाय यानी व्यक्ति एक सकारात्मक सोच रखता हुआ अपने मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने की कोशिश करता है, समायोजित रहने की कोशिश करता है, वो होते हैं प्रत्यक्ष उपाय। तो प्रत्यक्ष उपाय के अंतर्गत पहला उपाय आता है बाधाओं को दूर करना। ठीक है, बाधाओं को दूर करना। देखिए, ये जीवन है और जीवन में बाधाओं का आना स्वाभाविक है। कभी भी कोई भी बाधा आ जाती है, बिल्कुल जीवन है तो बाधाएं हैं।
अरे जब बाधा आई गई तो बाधाओं से घबराओ मत, बाधाओं को दूर करने की कोशिश करो। कुछ व्यक्ति होते हैं बाधाओं को देखकर घबरा जाते हैं, कुसमायोजित हो जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति बाधाओं से घबराते नहीं है उन्हें दूर करने का प्रयास करो। एक तरीके से बाधा दूर नहीं हो, दूसरा तरीका अपनाओ, तीसरा तरीका अपनाओ, चौथा तरीका अपनाओ, आखिरकार बाधा हो जाएगी दूर। और बाधाओं को दूर करके अंधेरों से गुजर कर आप उजाले की ओर पहुंच सकते हैं। तो बिल्कुल प्रत्यक्ष उपाय के अंतर्गत पहला उपाय है बाधाओं को दूर करना। इसके अंतर्गत दूसरा उपाय है अन्य मार्ग खोजना। ठीक है, अन्य मार्ग खोजना कैसे? मान लीजिए कि आप आईएएस बनना चाहते थे, आपने बहुत अच्छी तैयारी की, एग्जाम दिया, रिजल्ट आया और सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर दोबारा आपने बहुत अच्छी तैयारी की, रिजल्ट आया, सिलेक्शन नहीं हुआ। तीसरी बार भी आपने बहुत अच्छी तैयारी की, रिजल्ट आया और सिलेक्शन नहीं हुआ। तो एक व्यक्ति तो वो है जो कुंठित होकर बैठ जाएगा, लेकिन एक व्यक्ति वो है सोचेगा कि नहीं बन पा रहा हूं मैं आरएस या आईएएस, तो अब मुझे अपने लक्ष्य को चेंज कर लेना चाहिए या दूसरा तरीका मुझे अपनाना चाहिए। कहने का मतलब ये, एक बार असफलता मिले तो अन्य मार्ग खोजो, दूसरा तरीका अपनाओ, तीसरा तरीका अपनाओ, चौथा तरीका अपनाओ। मार्ग अपनाओगे तो बाधा तो दूर होगी। तो एक तरीके से बाधा दूर नहीं हो तो अन्य मार्ग खोजना। तो पहला उपाय तो था बाधाओं को दूर करना, दूसरा उपाय है अन्य मार्ग खोजना, तीसरा है लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, वही बात कि नहीं बन पा रहे हैं आरएस या आईएएस, तो अब आप अपने लक्ष्य को चेंज कर लें कि टीचर्स की वैकेंसी आ रही है और मुझे इस ओर ही प्रयास करना चाहिए। तो एक व्यक्ति तो वो है जो कुंठित होकर बैठ गया, लेकिन एक व्यक्ति वो है वो सोचेगा कि नहीं बन पा रहा हूं मैं आईएएस या आरएस, मेरे सालों साल बर्बाद हो गए, कोई बात नहीं, अब मुझे साल बर्बाद नहीं करने हैं, अब मुझे शिक्षक बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो वो व्यक्ति अपने लक्ष्य का क्या कर लेता है? प्रतिस्थापन कर लेता है। आप ही बताइए, कुंठित होकर बैठ जाना ज्यादा अच्छा है या लक्ष्य को चेंज करके उस ओर प्रयास करना ज्यादा अच्छा है? लक्ष्य को चेंज करके उस ओर प्रयास करना। यस, आप में से कई बच्चे होंगे जिन्होंने भी अपने लक्ष्य का क्या किया? प्रतिस्थापन। ये कर लेना ज्यादा उचित है। कुंठित होकर मत बैठो, क्योंकि जो कुंठित हो जाते हैं वो कैसा व्यवहार करते हैं ये बता चुकी हूं मैं आपको। जो कुंठित हो जाते हैं वो आक्रमणकारी हो जाते हैं, पलायनवादी हो जाते हैं, चिड़चिड़ाने लग जाते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं, एकांत में बैठने लग जाते हैं। तो आपको कुंठा का शिकार नहीं होना है, बल्कि अपने लक्ष्य का क्या कर लेना है? प्रतिस्थापन। ठीक। और प्रत्यक्ष उपाय के अंतर्गत चौथा उपाय है विश्लेषण एवं निर्णय। विश्लेषण एवं निर्णय कैसे? जब आपके सामने दो परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं और चुनना एक को पड़ता है, तो मस्तिष्क में क्या उत्पन्न होता है? द्वंद्व या संघर्ष। अरे क्यों द्वंद्व का शिकार होते हो? जब ये पक्की बात है कि चुनना तो एक को है, जब ये निश्चित है कि चुनना तो एक को है, तो दोनों पक्षों का क्या करो? विश्लेषण करो। दोनों पक्षों का विश्लेषण करके निर्णय ले लो। जो भी निर्णय आपको लेना है, जिसे भी चुनना है चुन लो। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि द्वंद्व जब ज्यादा हावी हो जाता है तो व्यक्ति अपने दोनों ही इंपॉर्टेंट काम को छोड़ देता है और संन्यास ले लेता है। तो मत हावी होने दो द्वंद्व को, विश्लेषण करो और क्या ले लो? निर्णय ले लो, ताकि आप किससे बच जाओगे? द्वंद्व से। तो ये थे आपके प्रत्यक्ष उपाय। सिंपल प्रश्न पूछ लिया जाता है, प्रत्यक्ष उपाय कौन सा है, कौन सा नहीं है। प्रत्यक्ष उपाय में केवल आपको नाम ध्यान रख लेने हैं, ज्यादा कुछ नहीं। नाम से आपको पता चल जाना चाहिए। तो प्रत्यक्ष उपाय के अंतर्गत हमारा पहला उपाय क्या है? बाधाओं को दूर करना। नंबर 2, अन्य मार्ग खोजना। नंबर 3, लक्ष्य का प्रतिस्थापन। और नंबर 4, विश्लेषण एवं निर्णय। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुए हमारे कौन से उपाय? प्रत्यक्ष उपाय। और अब हम बात करेंगे कौन से उपाय की? अप्रत्यक्ष उपाय की। तो अब हम बात करने जा रहे हैं अप्रत्यक्ष विधियों की।
अप्रत्यक्ष विधियां यानी कैसे भी करके हमें कोई भी तरीका अपनाना पड़े, लेकिन हमें मानसिक रोगों से छुटकारा पा लेना चाहिए और अपने मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो अप्रत्यक्ष विधियों में सबसे पहली विधि है दमन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिप्रेशन। अब समझिए दमन किसे कहते हैं। मन हमारा चंचल होता है। मन का क्या है, मन में कोई भी इच्छा जागृत हो जाती है। आलीशान बंगला देखा कि काश ऐसा बंगला हमारे पास भी हो। चमचमाती लंबी सी गाड़ी देखी कि काश ऐसी गाड़ी हमारे पास भी हो। खूबसूरत सी लाड़ी देखी कि काश ऐसी लाड़ी हमारे पास भी हो। मन का क्या है, मन चंचल है और सभी इच्छाओं की पूर्ति संभव हो ऐसा तो जरूरी नहीं है। अब मान लीजिए कोई इच्छा जबरदस्त जागृत हो गई और जब वो इच्छा पूरी नहीं हो पाती है तो आप बड़े परेशान रहते हैं। तो आखिरकार व्यक्ति क्या करता है कि अरे मारो गोली इस इच्छा को। हम उस अतृप्त इच्छा का क्या कर देते हैं, दमन, दबा देते। वो दमित इच्छा पता होगी आपको कि वो दमित इच्छा कहां चली जाती है, अचेतन मन में। दमित इच्छा कहां चली जाती है, अचेतन मन में। तो ध्यान दो बच्चों, जो इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हो पाती हैं या कह दो अतृप्त इच्छाओं को बलपूर्वक भुला देना क्या कहलाता है, दमन। दबा देना, भुला देना, अतृप्त इच्छाओं को बलपूर्वक भुला देना क्या कहलाता है, दमन। ठीक है। नेक्स्ट युक्ति है शमन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सप्रेशन। दमन और शमन में थोड़ा सा अंतर है। शमन क्या है पहले सुनिए। मान लीजिए सुबह सुबह का टाइम है और दूध वाले से हमारी झड़प हो गई। अब दूध वाले से झड़प हो गई तो क्या आप छोटी मोटी बातों को भी अपने दिमाग में रखोगे, अरे छोड़ो, हुआ सो हुआ। यानी जो ऐसी बेकार की बातें हैं, जो कष्टदायी बातें हैं, उनको जानबूझकर चेतन अस्वीकरण कर देना। चेतन में ही मत आने दो ऐसी बातों को। अरे जीवन है, छोटी मोटी झड़पें होती रहती हैं। आप अपने घर में रहते हैं, घर में भी छोटी मोटी झड़प किसी से हो जाती है। बस में जा रहे हैं, ऑटो में जा रहे हैं, रास्ते में छोटी मोटी झड़प किसी से हो जाती है। क्या इन छोटी मोटी झड़पों को हम दिमाग में रखेंगे? इन छोटी मोटी झड़पों को अगर हम दिमाग में रखेंगे तो कैसे कोई बड़ा काम कर पाएंगे? इसलिए छोड़ो, हुआ सो हुआ। इसे कहते हैं शमन। यानी जो बेकार की बातें हैं उनका जानबूझकर चेतन अस्वीकरण क्या कहलाता है, शमन। उसे क्या कहेंगे, शमन। तो दमन और शमन दोनों में अंतर भी आपको नजर आ गया होगा। बलपूर्वक भुला देना तो क्या कहलाता है, दमन, और बातों का जानबूझकर चेतन अस्वीकरण क्या कहलाता है, शमन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आश्रित होना, डिपेंड। आश्रित होना, डिपेंड, इसे समझिए। कुछ व्यक्ति होते हैं, उम्र काफी हो गई है, कुछ नहीं करते हैं, और ऐसे व्यक्ति से पूछा जाए भाई आप कर क्या रहे हैं, तो क्या कहता है ऐसा व्यक्ति कि मैं मेरी आईएएस की तैयारी चल रही है, जबकि चल कुछ नहीं रहा। फिर भी नहीं मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं। आप उस व्यक्ति से मिलने उसके घर जाते हैं तो आप देखते हैं कि उसके घर वाले उसे खूब सुनाते रहते हैं, ताने मारते रहते हैं। तो आप अपने उस साथी से कहते हो कि कितना सुनाते तुम्हारे घर वाले, कितना सुन लेते हो तुम। तो क्या कहता है आपका वो साथी कि अरे मेरे घर वालों के आगे आप बुढ़ापा बड़बड़ करते रहते हैं, मैं तो एक कान से सुनता हूं और दूसरे कान से निकाल देता हूं। अगर मैं इनकी बातों पर ध्यान देने लग जाऊं तो मुझे तो आत्महत्या करनी पड़ जाए। कहने का मतलब है ऐसे व्यक्ति पर कोई असर नहीं होता। हकीकत में एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है। खाता है, पीता है, मस्त रहता है, आराम करता है, सेहत पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे कहते हैं आश्रित होना। डिपेंड होकर के बड़े मजे से जीता है। घर वाले बोल बोल के थक जाते हैं इसलिए वो चुप हो जाते हैं। तो आश्रित होना। दूसरी बात समझिए आश्रित होने की। एक असफल व्यक्ति पूरी तरह से सफल व्यक्ति पर निर्भर होकर समायोजन स्थापित करता है। एक असफल व्यक्ति है, काफी उसने प्रयास किए अपने तरीके से लेकिन असफल रहा, तो एक ऐसा असफल व्यक्ति पूरी तरह से सफल व्यक्ति पर निर्भर हो जाता है और उससे कहता है कि आप जैसा कहोगे, जैसा गाइड करोगे, अब मैं वैसा ही करूंगा, अब मैं आपके ऊपर डिपेंड हूं।
एक असफल व्यक्ति सफल व्यक्ति पर निर्भर होकर समायोजन स्थापित करता है, तो इसे कहते हैं आश्रित होना। ठीक है, नेक्स्ट, प्रक्षेपण, इंग्लिश में कहेंगे प्रोजेक्शन। इसे समझिए, अपनी असफलता का दोष किसी पर भी लगाकर अपने आप को समायोजित कर लेना, जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये लो, नाच आता नहीं है लेकिन दोष किस पर लगा देगा, नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली ये आंगन ही टेढ़ा है। अपनी असफलता का दोष किस पर लगा दिया, आंगन पर। दूसरा उदाहरण सुनिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी बार बार अपने बल्ले को घूरता है और क्या कहता है कि उसके ठीक प्रकार से न खेलने का कारण उसका ये बेकार सा बल्ला है। लो, दोष किस पर लगा दिया, बल्ले पर। एक बालक जब परीक्षा में फेल हो गया तो क्या कहता है कि मेरा क्या दोष, एक्चुअली वो क्या है ना, मेरी तबीयत ही खराब हो गई थी तो मेरा क्या दोष। ये लो, दोष किस पर लगा दिया, तबीयत पर। तो कहने का मतलब ये, अपनी असफलता का दोष किसी पर भी लगाकर अपने आप को समायोजित कर लेना क्या कहलाता है, प्रक्षेपण। प्रक्षेपण जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोजेक्शन। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, प्रतिगमन, रिग्रेशन। इसे समझिए, प्रतिगमन किसे कहते हैं, जो वर्तमान स्थिति व्यक्ति को तनाव देती है उससे बचने के लिए अपनी पूर्व स्थिति की ओर लौट आना क्या कहलाता है, प्रतिगमन। जो वर्तमान स्थिति व्यक्ति को तनाव देती है उससे बचने के लिए अपनी पूर्व स्थिति की ओर लौट आना क्या कहलाता है, प्रतिगमन। जैसे एक वयस्क, उसे हो गया किसी से प्यार, बिल्कुल वो वयस्क किसी से बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन जिससे वो प्यार करता है वो लड़की उसे दे देती है धोखा। तो जब उस वयस्क को धोखा मिलता है तो काफी चोट पहुंचती है उसे, वो काफी परेशान होता है। तो ऐसा वयस्क उस तनाव से बचने के लिए बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगता है। इसे क्या कहते हैं, प्रतिगमन। एक वयस्क का बच्चे की तरह फूट फूट कर रोना क्या कहलाता है, प्रतिगमन। दूसरा उदाहरण सुनिए, कोविड-19, कोरोना वायरस की शुरुआत कहां हुई थी, चीन में। तो कोरोना वायरस के कारण भारतवासियों का चीन से वापस अपने देश की ओर लौटना क्या कहलाता है, प्रतिगमन। ठीक है, कोरोना वायरस के कारण भारतवासियों का चीन से वापस अपने देश की ओर लौटना क्या कहलाता है, प्रतिगमन। नेक्स्ट उदाहरण सुनिए, एक लड़की शादी हो जाती है तो कहां चली जाती है, ससुराल। ससुराल, सास, ससुर, ससुराल, सत्यानाश। एक लड़की जब ससुराल जाती है तो बड़ी तनाव की शिकार हो जाती है। वहां आए दिन का तनाव है, कभी सास कुछ सुनाती है, कभी कोई कुछ सुनाता है, कभी कोई कुछ सुनाता है। तो ऐसी लड़की उस तनाव से बचने के लिए वापस अपने पीहर आकर अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सो जाती है। इसे क्या कहते हैं, प्रतिगमन। एक लड़की का वापस अपने पीहर आकर अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सो जाना क्या कहलाता है, प्रतिगमन। क्लियर। तो जो वर्तमान स्थिति व्यक्ति को तनाव देती है उससे बचने के लिए वापस अपनी पूर्व स्थिति की ओर लौट आना क्या कहलाता है, प्रतिगमन। ठीक, नेक्स्ट सुनिए, पृथक्करण, विड्रॉल। प्रतिगमन और पृथक्करण में थोड़ा सा अंतर है। पृथक्करण को सुनिए, जो स्थिति व्यक्ति को तनाव देती है उस स्थिति से अपने आप को पृथक कर लेना, अपने आप को अलग कर लेना क्या कहलाता है, पृथक्करण। और अपनी पूर्व स्थिति की ओर लौट आना क्या कहलाएगा, प्रतिगमन। और उस स्थिति से अपने आप को पृथक कर लेना क्या कहलाएगा, पृथक्करण। जैसे कक्षा में साथियों द्वारा परेशान किए जाने पर अपना स्थान बदल लेना, उस स्थान से अलग हो जाना, अपनी जगह बदल लेना, इसे क्या कहेंगे, पृथक्करण। घर में लड़ाई झगड़ा हो गया तो घर में लड़ाई झगड़ा होने पर थोड़ी देर के लिए उठकर बाहर चले जाना, ये क्या कहलाएगा, पृथक्करण।
ये क्या कहलाएगा? पृथक्करण। क्लियर? तो प्रतिगमन और पृथक्करण में अंतर क्लियर हो गया होगा। प्रतिगमन में तो अपनी पूर्व स्थिति की ओर लौट आना क्या कहलाता है? प्रतिगमन। और पृथक्करण में उस स्थिति से अपने आप को अलग कर लेना क्या कहलाता है? पृथक्करण। ठीक है, नेक्स्ट है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन को समझिए। अपने आक्रोश को किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु पर अभिव्यक्त करना जो कमजोर हो, जिससे आक्रमण की उम्मीद ना हो, उसे क्या कहेंगे? विस्थापन। ठीक है, अपने आक्रोश को किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु पर अभिव्यक्त करना जो कमजोर हो, जिससे आक्रमण की उम्मीद ना हो। जैसे अध्यापक द्वारा डांट पड़ने पर बच्चा अपने घर आकर छोटे भाई बहनों को पीटने लग जाता है, इसे क्या कहेंगे? विस्थापन। ठीक है, अध्यापक द्वारा डांट पड़ने पर घर आकर अपने छोटे भाई बहनों को पीटना क्या कहलाता है? विस्थापन। दूसरा उदाहरण, माता पिता द्वारा डांट पड़ने पर बगीचे में जाकर फूलों को तोड़ तोड़ कर फेंकना क्या कहलाता है? विस्थापन। फूलों को तोड़ तोड़ कर फेंकना क्या कहलाता है? विस्थापन। नेक्स्ट उदाहरण सुनिए। एक घर है जहां सास भी है और बहू भी है। सास अपनी बहू को सुनाए जाती है। बहू सुने जाती, लेकिन कब तक? गुस्सा तो आएगा ना। तो वो बहू अपना गुस्सा कहाँ उतारती है? बर्तनों पर। जब बर्तन मांज रही होती तो उनको उठा उठा करके पटकती है। वो अपना गुस्सा कहाँ उतारती है? बर्तनों पर। क्योंकि बर्तनों से तो रिएक्शन नहीं मिलेगा, तो मतलब कोई कहीं तो गुस्सा कम करेगा, कोई कहीं तो गुस्सा उतारेगा। तो विस्थापन का मतलब है अपने आक्रोश को किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु पर अभिव्यक्त करना जो कमजोर हो और जिससे आक्रमण की उम्मीद ना हो। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? विस्थापन। नेक्स्ट है अंतःप्रेक्षण। इंग्लिश में कहेंगे इंट्रोजेक्शन। इसे समझिए आप। अंतःप्रेक्षण को जब व्यक्ति वातावरण के गुणों को अपने व्यक्तित्व में सम्मिलित कर लेता है तो इसे अंतःप्रेक्षण कहते हैं। ठीक है, वापस सुनिए। जब व्यक्ति वातावरण के गुणों को अपने व्यक्तित्व में सम्मिलित कर लेता है तो इसे अंतःप्रेक्षण कहते हैं। जैसे किसी के दुख में दुखी होकर के, ठीक है, किसी के दुख में दुखी होकर के उसकी भावनाओं को महसूस करना, ये क्या कहलाता है? अंतःप्रेक्षण। ठीक, नेक्स्ट है तादात्म्यीकरण। तादात्म्यीकरण जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। क्या कहेंगे इंग्लिश में? आइडेंटिफिकेशन। इसे समझिए। समायोजन स्थापित करने के लिए व्यक्ति अपना परिचय किसी ऐसे व्यक्ति के साथ तालमेल स्थापित करके देता है जिसे समाज में कोई पद या प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ठीक है, व्यक्ति अपना परिचय किसी ऐसे व्यक्ति के साथ तालमेल स्थापित करके देता है जिसे समाज में कोई पद या प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। कैसे? आप कभी किसी से मिलते हैं तो वो व्यक्ति क्या कहता है कि मैं उसका भाई हूं, पता है मेरे पिताजी ये हैं, मेरे मामा जी ये हैं, मेरे चाचा जी ये हैं। मतलब खुद तो कुछ है नहीं, खुद का परिचय तो कुछ है नहीं। तो ऐसा व्यक्ति वही बोलता है, किसका परिचय देता है? अपने चाचा जी का, अपने मामा जी का, अपने पापा जी का, क्योंकि वो किसी पद पर है। बिल्कुल, जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं तो बच्चा आता है, अगर फीस कम करवानी होती तो बच्चा क्या कहता है कि मैडम यस आप उन्हें जानते हैं ना जो विधानसभा में बैठते हैं, मैं उन्हीं का छोटा भाई हूं, तो देख लीजिए अगर कुछ कम ज्यादा हो जाए तो। कहने का मतलब ये, अपना परिचय किसी ऐसे व्यक्ति के साथ तालमेल स्थापित करके देना जिसे समाज में कोई पद या प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर कोई क्लास से आप सभी का परिचय चल रहा है। एक बच्चा उठ करके आता है और वो कहता है कि मैं बिल्कुल मेरी पोस्टिंग हो चुकी है और मैं जो है एक IAS ऑफिसर हूँ। एक बोलता है कि मैं इंजीनियर हूँ, एक बोलता है कि मैं डॉक्टर हूँ। और आप बैठे बैठे सोच रहे हैं कि मैं क्या परिचय दूंगा, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। अगर इसी बात को आप गहराई से सोच ले तो आप हीन भावना के शिकार हो सकते हैं या नहीं? बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन नहीं, व्यक्ति हीन भावना का शिकार नहीं होता, तादात्म्यीकरण अपनाता है। कैसे? ऐसा व्यक्ति भी स्टेज पर आता है और अपना परिचय देता है कि
बिल्कुल मिस्टर राम नारायण शास्त्री का नाम आपने सुना होगा, जो फेमस आईएएस ऑफिसर है, मैं उन्हीं का पोता हूं। कहने का मतलब ये है, वो अंदर ही अंदर ही महसूस करता है कि आप डॉक्टर हैं तो क्या हुआ, आप इंजीनियर तो क्या हुआ, मैं कोई कम नहीं हूं, मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है। तो वही बात व्यक्ति अपना परिचय किसी ऐसे व्यक्ति के साथ तालमेल स्थापित करके देता है जिसे समाज में कोई पद या प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इसे क्या कहते हैं? तादात्म्यीकरण। क्लियर? नेक्स्ट, दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न जिसे हम कल्पना प्रवाह या मन तरंग भी कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे डे ड्रीमिंग और फैंटेसी। ठीक है, डे ड्रीमिंग भी कह सकते हैं और फैंटेसी भी कह सकते हैं। तो ये क्या होता है, सुनिए। हकीकत में जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, व्यक्ति बड़ा परेशान है, इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो फिर व्यक्ति कल्पना के माध्यम से उन इच्छाओं की पूर्ति करके अपने आप को क्षणिक संतुष्टि प्रदान करता है। इसे क्या कहते हैं? दिवा स्वप्न। वापस सुनिए, हकीकत में जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, कल्पना के माध्यम से उन इच्छाओं की पूर्ति करके अपने आप को क्षणिक संतुष्टि प्रदान कर लेना क्या कहलाता है? दिवा स्वप्न। जैसे कार की इच्छा जबरदस्त जागृत होगी आपके मन में कि कार तो होनी ही चाहिए, आप लग गए कार के इंतजाम में, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी कार का इंतजाम नहीं हो पाया, बड़े परेशान हैं आप, और उस इच्छा का आपने दमन भी नहीं किया। भाई एक उपाय तो दमन होता है, लेकिन उस इच्छा का आपने दमन भी नहीं किया और बड़े परेशान है, वो इच्छा आपके यहां घूम रही है। तो फिर क्या कहते हैं आप? क्या करते हैं आप कल्पना करते हैं। व्यक्ति कल्पना करता है कि मर्सिडीज में बैठा हुआ है, बगल में प्रेमिका बैठी है और लोग बाग क्या दे रहे हैं, सलामी दे रहे हैं। ऐसी कल्पना करके अपने आप को क्षणिक संतुष्टि प्रदान करना क्या कहलाता है? दिवा स्वप्न। क्या कहलाता है? दिवा स्वप्न। दूसरा उदाहरण सुनिए, जिसकी शादी नहीं होती। आप में से मान लीजिए किसी की शादी नहीं हुई है, उम्र तो हो गई है पर शादी नहीं हुई है, और शादी करने की बड़ी इच्छा भी है, बट किसी कारण से आपकी शादी नहीं हो पा रही है, बड़ा परेशान है व्यक्ति, नहीं हो पा रही है शादी। तो फिर ऐसा व्यक्ति क्या करता है? ऐसा व्यक्ति कल्पना में ही दूल्हा बना बैंड बाजे की धुन पर नाच रहा होता है। इसे क्या कहते हैं? दिवा स्वप्न। इसे क्या कहते हैं? दिवा स्वप्न। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट, औचित्य स्थापन। औचित्य स्थापन जिसे हम युक्तिकरण भी कहते हैं, जिसे हम तार्कीकरण भी कहते हैं, जिसे हम तर्क संगतिकरण भी कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं रेशनलाइजेशन। इंग्लिश में क्या कहेंगे? रेशनलाइजेशन। इसे समझिए, किसी भी कारण से जब कोई पद या कोई वस्तु प्राप्त नहीं हो पाती है तो उसी में दोष लगा देना, उसी में क्या कर देना? दोष लगा देना। जैसे अंगूर खट्टे, जैसे अंगूर खट्टे। ध्यान रखना बच्चों, औचित्य स्थापन में आपको दो बातें ध्यान रखनी है, अंगूर खट्टे और नींबू मीठे। यस, उल्टा है, अंगूर खट्टे और नींबू मीठे। इन्हें समझिए, जो पद या जो वस्तु प्राप्त नहीं हो पाती है उसी में दोष निकालकर समायोजन स्थापित करना। जैसे लोमड़ी की कहानी आपने सुनी होगी। लोमड़ी की इच्छा थी कि अंगूरों को प्राप्त करना, चूंकि वो अंगूरों तक पहुंच नहीं पाई इसलिए उसने क्या कहा? बेकार। कौन प्राप्त करना चाहता था इन अंगूरों को? ये अंगूर खट्टे हैं। अंगूरों को कैसा बता दिया? खट्टा। अगर अंगूर मिल जाते तो मीठे ही होते ना, लेकिन अंगूरों को कैसा बता दिया? खट्टा। अंगूर खट्टे वाली बात ध्यान रखना। दूसरी बात, अपनी बेकार से स्थिति को भी उचित बताना, अपनी दयनीय स्थिति को भी उचित बताना। मतलब नींबू को भी कैसा बताना? मीठा। नींबू को भी कैसा बताना? मीठा बताना। जैसे अब उदाहरण दे रही हूं मैं आपको, उस उदाहरण में आपको बताना है कि अंगूर खट्टे वाली बात हो रही है या नींबू मीठे वाली बात हो रही है। ठीक है, ये आपको बताना है।
जब व्यक्ति नौकरी में असफल हो जाता है, तो वो व्यक्ति कहता है कि बेकार। जैसे मान लीजिए कि आरएस बनना चाहता था लेकिन नहीं बन पाया, तो आरएस की जॉब में दोष लगा, आरएस की जॉब बेकार बेकार। ना 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 ना, एक्चुअली मैंने तो ऐसे एग्जाम दे दिया था, बाकी मैं कोई आरएस बनना नहीं चाहता था। मतलब कोशिशें भी बहुत की, इच्छा भी बहुत थी कि आरएस बन जाता, लेकिन नहीं बन पाया, तो उस आरएस की जॉब में क्या लगा दिया? दोष कि बेकार, मैं तो कभी बनना ही नहीं। वो एग्जाम तो मैंने ऐसे ही दे दिया था, ठीक है। मतलब अंगूरों को कैसा बता दिया? खट्टा, कि वो अंगूर तो खट्टे थे, आरएस की जॉब तो बेकार थी। अंगूर को कैसा बता दिया? खट्टा बता दिया, ठीक है। दूसरा उदाहरण सुनिए। एक व्यक्ति जिसके पास न तो कार है न स्कूटर है, तो क्या कहता है वो व्यक्ति कि अच्छा है जो मेरे पास स्कूटर और कार नहीं है। साइकिल है, साइकिल की होड़ होती है क्या? अरे साइकिल तो साइकिल है, अच्छा खासा व्यायाम हो जाता है और मोटापा भी नहीं बढ़ता। ये क्या है? नींबू मीठे। मतलब बेकार स्थिति को भी उचित बता रहा है, नींबू को भी कैसा बता रहा है? मीठा। नींबू मीठे, नींबू को भी कैसा बता रहा है? मीठा। नेक्स्ट उदाहरण सुनिए। एक बैंक क्लर्क, प्रमोशन होने वाला था, प्रमोशन हो जाता तो क्या बन जाता? मैनेजर बन जाता। नहीं हो पाया प्रमोशन, तो क्या कहता है? अच्छा हुआ, मैनेजर बनने पर मैं तो फंसी जाता। अभी देखो क्लर्क की जॉब है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, अपने तो मजे ही मजे हैं। मतलब कोई मजा नहीं है, लेकिन बेचारा क्या कहने, नहीं अपने तो मजे ही मजे हैं। नींबू को भी कैसा बता रहा है? मीठा। तो ध्यान रखना, जो पद या वस्तु प्राप्त नहीं हुई उसी में दोष लगाना, इसे तो क्या कहेंगे? अंगूर खट्टे। जैसे मान लीजिए आप में से कोई एक लड़की के जबरदस्त पीछे पड़ता था कि बस बात करनी है उससे, और वो लड़की मुड़ के तक देखने का नाम नहीं लेती थी, और आप जबरदस्त पीछे पड़े हुए थे उसके। आखिरकार उस लड़की की हो गई शादी। तो आपके साथी ने आपसे पूछा कि भाई क्या हुआ तेरा, तू बहुत पीछे पड़ता था ना, हो गई उसकी तो शादी, क्या हुआ तेरा? तो क्या कहते हैं आप? नहीं 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 नहीं, बेकार थी, बेकार। मतलब प्राप्त नहीं हो पाई तो बेकार थी, और वो आपसे बात कर लेती तो वो अच्छी थी। कहने का मतलब ये, कोई वस्तु हो या कोई पद हो या कोई व्यक्ति हो, जब वो प्राप्त नहीं हो पाया तो उसी में क्या लगा देना? दोष लगा देना। ये तो क्या है? अंगूर खट्टे। और अपनी बेकार से स्थिति को भी उचित बताना, ये क्या है? नींबू मीठे, ठीक है। एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मैडम प्रक्षेपण में भी तो दोषारोपण होता है। बिल्कुल बच्चों, अंतर है। प्रक्षेपण में तो व्यक्ति अपनी असफलता का दोष किसी पर भी लगा देता है। तबीयत खराब हो गई थी, टीचर ने पक्षपात कर दिया, गाड़ी खराब हो गई थी, समय से नहीं पहुंच पाया। औचित्य स्थापन में किसी पर भी दोष नहीं लगाया जाता। औचित्य स्थापन में केवल उसी पर दोष लगाया जाता है जिसको आप प्राप्त नहीं कर पाए। लोमड़ी ने केवल दोष किस पर लगाया? अंगूरों पर, अंगूरों पर जिसको वो प्राप्त नहीं कर पाई, ठीक है। तो औचित्य स्थापन में केवल उसी पर दोष लगाया जाता है जिसको आप प्राप्त नहीं कर पाए, जबकि प्रक्षेपण में तो किसी पर भी दोष लगाया जा सकता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विपरीत रचना, या इसे हम कहेंगे प्रतिक्रिया निर्माण। इंग्लिश में कहेंगे रिएक्शन फॉर्मेशन। इंग्लिश में क्या कहेंगे? रिएक्शन फॉर्मेशन, ठीक है। इसे सुनिए कि विपरीत रचना किसे कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति की इच्छा और आवश्यकताएं कुछ इस प्रकार की होती हैं कि यदि उन्हें प्रकट किया जाए तो वो सामाजिक दृष्टिकोण से उचित नहीं होता है। जैसे पहले सुनिए, एक सौतेली मां की सौतेली बेटी है। वो मां अपनी सौतेली बेटी को लेकर के जाती है किसी शादी और पार्टी में, और वो अपनी सौतेली बेटी से बेहद नफरत करती है, लेकिन उसे लेकर के जाना पड़ता है उसे किसी शादी पार्टी में। अब आप ही बताइए, शादी पार्टी में अगर वो अपनी सौतेली बेटी के प्रति नफरत प्रदर्शित करेगी तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए वो सबके सामने
कैसा व्यवहार करती है बेटी के प्रति? बहुत प्यार भरा व्यवहार करती है। अपनी नफरत को तो अंदर दबाती है, नफरत को अंदर दबाती है, ऊपर से प्यार का प्रदर्शन करती है। बेटा आओ ना बेटा, अरे गोदी में बैठो बेटा, लो बेटा खाना खा लो, पानी पी लो। और अंदर क्या चल रहा है? खा ले, घर चल फिर बताती हूँ। अंदर क्या चल रहा है कि घर चल फिर बताती हूँ। और सबके सामने प्यार का प्रदर्शन किया जा रहा है। ये क्या है? विपरीत रचना। इसे क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया निर्माण। दूसरा उदाहरण सुनिए। एक घर है जहां पर बड़े बुजुर्गों का बिल्कुल सम्मान नहीं किया जाता, बेटे बहुओं के द्वारा बड़े बुजुर्गों का बिल्कुल सम्मान नहीं किया जाता। एक घर क्या, आजकल तो 90% घर ऐसे हैं जहां बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता है। ऐसा ही एक घर है, वहां आ गए कोई मेहमान, तो मेहमानों के सामने आप बहू का प्रदर्शन देखिए। बहू अपनी सास को पुकारती है, माँ जी। माँ जी तो चौंक गई कि मीठी सी आवाज कहां से आई, क्योंकि रोजाना तो सुनने को क्या मिलता था? डोकरी। और आज क्या सुनने को मिला? माँ जी। माँ जी आइए ना, माँ जी बैठिए ना आप भी, अब माँ जी को लगी भूख। तो माँ जी तो रोजाना की तरह ठंडी रोटियां उठाकर खाने लग गई। तो मेहमानों के सामने बहू क्या कहती है, सुनिए। ओ माँ जी, क्या कर रही हैं आप? ठंडी रोटियां कभी आप खाती हैं क्या? क्या माँ जी मुझे पाप में डाल रही हो आप रुकिए ना 2 मिनट, मैं आपके लिए गरम गरम चपातियां बना देती हूँ। तो माँ जी तो सुनकर के कि अरे वाह, आज तो गरम गरम चपातियां मिलेगी। माँ जी आप बैठिए, मैं किचन में जाती हूँ और गरम गरम चपातियां बनाती हूँ। बहू माँ जी के लिए चपातियां बनाती है, उनमें घी भी लगाती है, और घी लगाते लगाते अंदर चल रहा है कि बुढ़ी आज खा ले, कल से कुछ नहीं मिलेगा ऐसा। और मेहमानों के सामने बड़े मुस्कुराते हुए माँ जी को खाना परोसती है कि माँ जी लीजिए ना, माँ जी खाइए ना। अरे माँ जी एक चपाती और। अच्छा माँ जी आपने खाना खा लिया, अब आप लेट जाइए, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। तो अब तो माँ जी के कानों में से धुआं निकलने लग गया कि आज तो पैर भी दबाए जाएंगे। माँ जी लेट जाती है, बहू पैर दबाती है, और वो मेहमान जो वहां आए हैं वो देख करके धन्य हो जाते हैं कि वाह, क्या किस्मत पाई है इन वृद्ध माता पिता ने, क्या बहू मिली है, भगवान ऐसी बहू सबको दे। और वो बहू पैर दबाते दबाते सोच रही कि बुढ़िया गला दबाऊंगी किसी दिन, और क्या दबाए जा रहे हैं? पैर। इसे कहते हैं क्या? विपरीत रचना। अंदर कुछ और बाहर कुछ और। वो कहते हैं ना, मुख में राम बगल में छुरी, वो वाली बात है। अंदर कुछ और बाहर कुछ और। इसे कहते हैं क्या? प्रतिक्रिया निर्माण, विपरीत रचना। बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे बढ़े। नेक्स्ट है शोधन। शोधन जिसे हम मार्गांतीकरण भी कहते हैं, उदात्तीकरण भी कहते हैं, शुद्धिकरण भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन। इंग्लिश में क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। इसे समझिए। शोधन का मतलब होता है असामाजिक प्रवृत्तियों को सामाजिक प्रवृत्तियों में परिवर्तित करना, या जो व्यवहार समाज द्वारा अमान्य है उसे मान्य व्यवहार में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? शोधन। क्या कहलाता है? शोधन। जैसे क्या आप बता सकते हैं वो कौन थे? कालिदास जी थे या तुलसीदास जी थे, जो अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करते थे? कौन थे? तुलसीदास जी। क्योंकि कालिदास जी की तो कहानी अलग थी, आपको पता होगा। कालिदास जी तो महामूर्ख थे, ठीक है, महामूर्ख थे कालिदास जी। और कालिदास जी की पत्नी का क्या नाम था पता होगा आपको? कालिदास जी की पत्नी का नाम था विद्योतमा। रूपवान और गुणवान राजकुमारी विद्योतमा ने एक शर्त रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा वो शादी उसी से करेगी। सब जगह के राजकुमार आए, कोई भी विद्योतमा को हरा नहीं पाया। अब सब परेशान कि शादी किससे होगी। तो उस समय लड़का ढूंढने का काम नाई पुरोहित वगैरह भी किया करते थे। उनकी टीम गुजर रही थी एक बार जंगल से, तो उनकी निगाह पड़ी किस पर? कालिदास जी पर। कालिदास जी जंगल में एक पेड़ की डाली के ऊपर बैठे थे, उस डाली को काट रहे थे। जिस डाली को काट रहे थे उसी पर बैठे थे। मतलब डाली अगर कटती है तो वो भी डाली के साथ धड़ाम नीचे।
तो उन्होंने सोचा कि ये मूर्ख, नहीं नहीं मूर्ख नहीं, ये तो महामूर्ख है, जिस डाली को काट रहा है उसी पर बैठा है। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने कालिदास जी से कहा कि नीचे उतरना एक बार। कालिदास जी नीचे उतरे। तो कालिदास जी को उन्होंने प्रलोभन दिया कि देखो, हम तुम्हारा विवाह एक बहुत खूबसूरत राजकुमारी से करवाएंगे, शर्त ये है कि मुंह बंद रखना, मुंह नहीं खोलना है, जो भी बात करनी वो इशारों इशारों में करना। तो कालिदास जी ने कहा ठीक है कि हाँ बिल्कुल मुंह नहीं खोलना है, अगर मुंह खोल दिया तो विवाह करवाना तो बहुत दूर की बात है, लठ और पड़ेंगे। तो कालिदास जी तैयार हो गए। गेट ऑफ वेटअप चेंज किया गया, गेट ऑफ वेटअप चेंज करके प्रस्तुतिकरण कर दिया गया वहां पर, और कहा गया कि ये विद्वान है और इनका मौन व्रत चल रहा है, बोलेंगे नहीं, कुछ इशारों इशारों में जवाब देंगे। तो भाई ठीक है, बैठाओ इनको भी। तो एक तरफ कालिदास और एक तरफ विद्योत्तमा शास्त्रार्थ शुरू हुआ। एक तरफ विद्योत्तमा बैठ गए और एक तरफ कालिदास जी बैठ गए। तो विद्योत्तमा ने क्वेश्चन किया, और विद्योत्तमा ने क्वेश्चन करते हुए कुछ इस तरह का इशारा किया। जैसे ये वाला इशारा किया तो कालिदास जी ने सोचा कि ये तो एक आंख फोड़ने की बात कर रही है। तो कालिदास जी बोल तो सकते नहीं थे, मौन व्रत चल रहा था। तो उन्होंने ये वाला इशारा किया, मतलब कि मैं तेरी दोनों फोड़ दूंगा, अगर तू मेरी एक आंख फोड़ेगी तो मैं तेरी दोनों फोड़ दूंगा, ये वाला इशारा किया। जब उन्होंने ये वाला इशारा किया तो वहां जो विद्वत गण बैठे हुए थे उनकी कुछ अच्छी और अलग बात समझ में आई, और उन्होंने अपने तरीके से अच्छे तरीके से इस बात को एक्सप्लेन कर दिया। तो विद्योत्तमा खुश हो गई। फिर विद्योत्तमा ने नेक्स्ट क्वेश्चन किया तो विद्योत्तमा ने कुछ इस तरह का इशारा किया। तो कालिदास जी ने सोचा कि पहले आंख फोड़ रही थी, अब चांटा मारेगी। तो फिर कालिदास जी ने क्या इशारा किया, ये वाला, कि तू चांटा मारेगी तो मैं घोंसा मारूंगा। जब ये वाला इशारा किया गया तो इस इशारे को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया। कुल मिलाकर क्या हो गई, शादी। और शादी होने के बाद जैसे कालिदास जी ने बोलने के लिए मुंह खोला तो पता चल गया कि ये तो महामूर्ख है। क्या गुजरी होगी विद्योत्तमा पर। कहा तो विद्योत्तमा किसी ज्ञानी से शादी करना चाहती थी, महाज्ञानी से शादी करना चाहती थी, और शादी हो गई महामूर्ख से। जबरदस्त ठेस लगी विद्योत्तमा को, आया जबरदस्त गुस्सा, कालिदास जी को दिया खिड़की से धक्का। कालिदास जी जा गिरे नीचे और गिर करके वो एक बिल्कुल देवी के मंदिर के सामने पड़े रहे। वहां देवी के मंदिर के सामने वो रटते रहे विद्या विद्या, क्योंकि वो विद्योत्तमा के रूप पर भी मोहित हो गए थे। देवी के मंदिर के सामने विद्या 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 विद्या, इतनी बार विद्या रटा कि देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें क्या दे दी, विद्या। महामूर्ख से बन गए महाज्ञानी। ये थी कहानी किसकी, कालिदास जी की। ये सिंपल छोटी सी कहानी मैंने आपको बताई है। लेकिन बच्चों, मैं बात कर रही हूं अब तुलसीदास जी की। किसकी बात कर रही हूं, तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी जिनकी पत्नी का नाम था रत्नावली, और तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करते थे। एक बार उनकी पत्नी पीहर चली जाती है, तो चूंकि तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करते थे, इसलिए तुलसीदास जी कहां चले गए, पत्नी के पीहर चले गए, और पीछे से अंदर आए। एक सांप लटका हुआ था, उसे रस्सी समझ लिया और चढ़ करके अंदर आ गए। तो उनकी पत्नी रत्नावली ने पूछा कि तुम सामने वाले दरवाजे से तो आए नहीं, कहां से आए, कि पीछे से चढ़े कैसे। तो तुलसीदास जी बोले कि तुमने तो रस्सी डाल रखी थी, कि रस्सी डाल रखी थी। देखा जाता है तो वो क्या होता है, सांप को चढ़ करके तुलसीदास जी अंदर आ गए। तो उस समय उनकी पत्नी रत्नावली जबरदस्त नाराज होती है कि इतना अंधा प्रेम, एक तो पीछे पीछे पीहर तक आ गए मेरे, और दूसरा सांप दिखाई नहीं दिया, सांप को रस्सी समझ लिया। अरे इतना अंधा प्रेम करना ही था तो ईश्वर से किया होता, बात ही कुछ अलग होती। उसी समय से पत्नी के प्रवचन सुन तुलसीदास जी का पत्नी प्रेम राम प्रेम में बदल गया। पत्नी प्रेम राम प्रेम में बदल गया। उन्होंने राम प्रेम किया, रामचरितमानस लिखी, इसलिए आज हम सब उनका नाम जानते हैं। पत्नी प्रेमी करते रहते तो शायद उनका नाम कोई भी नहीं जानता। उनमें जो क्वालिटी थी प्रेम करने वाली, उस क्वालिटी का क्या हुआ, मार्ग चेंज। पत्नी प्रेम से राम प्रेम जिसके कारण समाज में उनका नाम हुआ, इसे कहते हैं क्या, शोधन। उनमें जो क्वालिटी थी उसका क्या हुआ, मार्गांतरीकरण हुआ।
मार्ग चेंज हुआ, उसका शोधन हुआ, पत्नी प्रेम से राम प्रेम। ठीक है, इसे कहते हैं क्या? शोधन। दूसरा उदाहरण सुनिए। एक बालक जो निर्भीक है, बहादुर है, और अपनी बहादुरी का यूज किस में करता? किसी को भी मारना, किसी को भी पीटना। उस बच्चे को यदि हम मोड़ दें, उस बच्चे को यदि हम मुक्केबाज, पहलवान, इस ओर मोड़ दें, तो अपनी क्वालिटी का यूज गलत से कहां करेगा? सही में। अमान्य से मान्य में, असामाजिक से सामाजिक में। इसे कहते हैं क्या? शोधन या मार्गांतरीकरण। ठीक है, ये हुए कंप्लीट हमारे कौन से उपाय? अप्रत्यक्ष उपाय। तो बिल्कुल प्रत्यक्ष उपाय की चर्चा कर चुके हैं हम, नंबर 1। नंबर 2 पर हम अप्रत्यक्ष उपायों की चर्चा कर चुके हैं, और अब नंबर 3 पर हम पढ़ने जा रहे हैं क्षतिपूरक उपाय। कौन से उपाय? क्षतिपूरक उपाय, जिसे कहते हैं कंपेंसेटरी मेथड। क्या होते हैं क्षतिपूरक उपाय, इसे जानिए। किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति कमजोर है, जिस क्षेत्र में भी व्यक्ति कमजोर है, उसकी क्षतिपूर्ति किसी अन्य क्षेत्र के माध्यम से कर समायोजन स्थापित करना। ठीक है, जिस क्षेत्र में व्यक्ति कमजोर है, उसकी क्षतिपूर्ति किसी अन्य क्षेत्र के माध्यम से करके समायोजन स्थापित करना। जैसे पहला उदाहरण सुनिए। एक बालक जो कि शारीरिक रूप से विकलांग है, लेकिन मानसिक रूप से विकलांग नहीं है। तो शारीरिक रूप से विकलांग बालक कक्षा में प्रथम स्थान लाकर क्षतिपूर्ति करता है, कक्षा में प्रथम स्थान लाकर समायोजन स्थापित करता है, क्योंकि वो शारीरिक रूप से विकलांग है लेकिन मानसिक रूप से विकलांग नहीं है। तो शारीरिक रूप से विकलांग बालक अपनी मानसिक क्षमता का जबरदस्त प्रदर्शन करके समायोजन स्थापित करता है। दूसरा उदाहरण सुनिए। एक लड़की जिसकी लंबाई कम है। अब लंबाई कम है तो है, आपको पता होना चाहिए कि लंबाई मिलती किससे है? वंशानुक्रम से। किससे मिलती है लंबाई? वंशानुक्रम से। किसी की लंबाई कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, किसी की बहुत ज्यादा होती है। तो एक लड़की जिसकी लंबाई कम है, बड़ी परेशान है वो। अरे परेशान रहने की क्या आवश्यकता है? हील के सैंडल पहन लो ना, जितनी लंबाई चाहिए उतनी हील के सैंडल पहन लो, लंबाई दिखने लग जाएगी। कई बार जब बच्चों से पूछा जाता है कि लंबाई किससे मिलती है, तो बच्चे बोलते हैं हील के सैंडल से। नहीं, लंबाई हील के सैंडल से नहीं मिलती, लंबाई तो वंशानुक्रम से मिलती है। हील वाले सैंडल से तो लंबाई दिखती है, मिलती नहीं है। तो कम लंबाई वाली लड़की का ऊंची एड़ी के सैंडल पहनकर समायोजन स्थापित करना। ठीक है, कम लंबाई वाली लड़की का ऊंची एड़ी के सैंडल पहनकर, तो क्षति की क्या हो गई? पूर्ति। लंबाई नहीं थी लेकिन लंबाई दिखने लग गई। इसे कहते हैं क्षतिपूरक उपाय। क्लियर? तो 3 उपाय हो गए। नंबर 1 प्रत्यक्ष उपाय, नंबर 2 अप्रत्यक्ष उपाय, नंबर 3 क्षतिपूरक उपाय, और नंबर 4 है आक्रामक उपाय, एग्रेसिव मेथड। आक्रामक उपाय क्या बता सकते हैं किसे कहते हैं? आक्रामकता अपने क्रोध को हिंसात्मक तरीके से व्यक्त करना आक्रामकता कहलाती है। अपने क्रोध को हिंसात्मक तरीके से व्यक्त करना आक्रामकता कहलाती है। ये 2 प्रकार की होती है, रक्षक और भक्षक। आक्रामकता 2 प्रकार की होती है, रक्षक और भक्षक। किसी के अनुचित व्यवहार या असामाजिक तत्वों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने में कहीं कोई बुराई नहीं है। उनके खिलाफ आक्रामक रुख अपनाकर अपनी रक्षा करने में कहीं कोई बुराई नहीं है, लेकिन अनावश्यक रूप से किसी को चोट पहुंचाना, किसी का शोषण करना, ये उचित नहीं है। इससे अपराध भावना का जन्म होता है और क्रोध के वशीभूत व्यक्ति कई बार भक्षक बन जाता है। और जब व्यक्ति क्रोध के वशीभूत होकर भक्षक बन जाता है तो वो काम कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए। भक्षक बनकर व्यक्ति दूसरों का ही नहीं खुद का भी नुकसान कर देता है और बाद में अपने आप को भी जेल की सलाखों के पीछे पाता है।
भक्षक बनकर व्यक्ति अपनों का ही मर्डर कर देता है। तो बच्चों, आक्रामकता को रक्षक के रूप में तो अपनाएं, लेकिन भक्षक के रूप में ना अपनाएं। तो आक्रामकता दो प्रकार की होती है, रक्षक और भक्षक। ठीक है, 4 प्रकार के उपाय आप पढ़ चुके हैं। उपाय इतने हैं। नंबर 1 है प्रत्यक्ष उपाय, नंबर 2 है अप्रत्यक्ष उपाय, नंबर 3 है क्षतिपूरक उपाय और नंबर 4 है आक्रामक उपाय। और इन्हीं उपायों के साथ रक्षात्मक युक्तियों की चर्चा कंप्लीट हो जाती है, मानसिक मनोरचनाओं की चर्चा कंप्लीट हो जाती है। तो बच्चों, मानसिक मनोरचनाओं की चर्चा कंप्लीट हो चुकी है। कुछ समायोजन प्रतिमान मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बताए गए हैं, तो उन्हें भी हम जान लेते हैं कि किस किस मनोवैज्ञानिक ने कौन कौन सा समायोजन प्रतिमान बताया है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सिगमंड फ्रायड की। और सिगमंड फ्रायड को मैं आपको बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में पढ़ा चुकी हूं। सिगमंड फ्रायड, तो सिगमंड फ्रायड ने मन की कितनी दशाएं बताई थी? 3। चेतन मन, अचेतन मन, अर्ध चेतन मन। क्या आप मुझे बता सकते हैं इन तीनों में से कौन सा मन समायोजन का आधार है? चेतन, अचेतन या अर्धचेतन? कौन सा मन समायोजन का आधार है, बताइए आप मुझे। तो बिल्कुल बच्चों, सिगमंड फ्रायड के अनुसार अचेतन मन समायोजन का आधार है। सोच कर देखिए, अचेतन मन नहीं होता तो सारी बातें चेतन मन में घूमती रहती और हम कभी के पागल हो जाते। अरे अचेतन मन है हम सबके पास और हम सबको इसका फायदा उठाना चाहिए। जो बातें हमें चेतन पर परेशान करती हैं, जो दुखद अनुभूतियां होती हैं, जो कटु अनुभूतियां होती हैं, उन्हें दबा दो, भुला दो। कहां भेज दो? अचेतन मन में। अचेतन मन हम सबके पास, इसलिए हम सब समायोजन करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल सिगमंड फ्रायड ने पहली बात क्या बताई है कि अचेतन मन समायोजन का आधार है। दूसरी बात, व्यक्तित्व संरचना की दृष्टि से सिगमंड फ्रायड ने कितनी अवस्थाएं बताई है? 3। इड, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, इड, ईगो, सुपर ईगो। क्या आप मुझे बता सकते हैं इन तीनों में से समायोजन का आधार क्या है? बिल्कुल ईगो। जब आपने इन तीनों को पढ़ा था, इड, ईगो, सुपर ईगो को, तो वहां क्लियरली मैंने बताया था कि समायोजन का आधार ईगो है, संतुलन की अवस्था ईगो है, वास्तविक सिद्धांत ईगो है। तो सिगमंड फ्रायड ने दूसरी बात या दूसरा प्रतिमान क्या बताया? ईगो। ईगो समायोजन का आधार है। 2 बातें हो गई सिगमंड फ्रायड की। तीसरी बात, सिगमंड फ्रायड ने काम प्रवृत्ति को लिबिडो कहा है और उन्होंने कहा कि लिबिडो प्रवृत्ति समायोजन का आधार है। तो सिगमंड फ्रायड ने समायोजन के लिए तीसरा प्रतिमान क्या बताया है? लिबिडो। तो सिंपली ध्यान रखना है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार समायोजन का आधार है अचेतन मन, ईगो जिसे हिंदी में कहते हैं अहम, और तीसरी बात है लिबिडो जिसे बोलते हैं काम प्रवृत्ति। तो सिगमंड फ्रायड के अनुसार अचेतन मन, ईगो व लिबिडो समायोजन के आधार हैं। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं एडलर की। किसकी बात कर रहे हैं? एडलर की। और एडलर ने समायोजन का आधार केवल एक बताया है और वो है श्रेष्ठता प्राप्ति। एडलर का कहना है कि श्रेष्ठता प्राप्ति समायोजन का आधार है। एडलर कहते हैं कि बिल्कुल हम सब में अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं, खूबियां भी हैं तो कमियां भी हैं। और कई बार जब व्यक्ति को अपनी कमी का पता चलता है तो वो हीन भावना का शिकार हो जाता है। तो एडलर कहते हैं कि अपनी कमी को जानकर हीन भावना का शिकार मत बनो, बल्कि उस क्षेत्र में भी क्या लाने की बात सोचो, श्रेष्ठता कि यस मुझ में ये कमी है और मैं अपनी इस कमी को दूर करने की कोशिश करूंगा, मैं इस फील्ड में भी श्रेष्ठता लेकर के आऊंगा। तो श्रेष्ठता प्राप्ति समायोजन का आधार है, किसके अनुसार? एडलर के अनुसार। क्लियर? नेक्स्ट बात मैं करूंगी जुंग की। जुंग कह दो या युंग, एक ही बात है। और जुंग ने समायोजन का आधार बताया है आत्मसिद्धि।
जुंग का कहना है कि आत्मसिद्धि समायोजन का आधार है। अब आत्मसिद्धि क्या है इसे समझिए। हम सब के पास दिल और दिमाग दो चीजें हैं, है या नहीं? बिल्कुल है। दिल भी है और दिमाग भी है। बच्चों, कई बार आपने महसूस किया होगा कि मेरा दिमाग तो कह रहा है कि मैं ये काम कर लूं, लेकिन मेरा दिल इजाजत नहीं दे रहा है। और कई बार मेरा दिल तो कह रहा है कि मैं ये काम कर लूं, लेकिन दिमाग इजाजत नहीं दे रहा है। बिल्कुल होता है ऐसा। मान लो आप दिल की बिल्कुल मत सुनो, केवल दिमाग की सुनो। दिमाग जो कहे वही वो करते चले जाओ, जो दिमाग कहे वही वो करते चले जाओ। समायोजित रहोगे या कुसमायोजित हो जाओगे? बताइए। बिल्कुल बुरी तरह से कुसमायोजित हो जाओगे। बच्चों, जो फैसले केवल दिमाग से लिए जाते हैं बहुत कटु फैसले होते हैं। जो फैसले केवल दिमाग से लिए जाते हैं, केवल विचारों से लिए जाते हैं, जिनमें भावनाओं का कोई समावेश नहीं होता, बहुत कटु फैसले होते हैं। होता है न, कई जगह दो प्यार करने वालों को मरवा दिया जाता है। वो फैसले केवल कहां से लिए जाते हैं? दिमाग से। चलो हटा दो दिमाग को, जो दिल कहे वही वही करते चले जाओ। जो दिल कहे वही करो। बताओ, समायोजित रहोगे या कुसमायोजित हो जाओगे? बिल्कुल कुसमायोजित हो जाओगे बच्चों, क्योंकि केवल भावनाओं में बहने से ही काम नहीं चलता। केवल और केवल भावनाओं में बहने से काम नहीं चलता। जो व्यक्ति केवल भावनाओं में बह जाते हैं, भावनाओं में बहकर वो काम कर देते हैं। कई बार होता है ना कि बच्चों की उम्र भी पूरी नहीं होती कि प्यार हो गया, उम्र भी पूरी नहीं होगी कि प्यार हो गया। ख्वाबों की सैर करने लग जाते हैं, सपनों में उड़ने लग जाते हैं, भावनाओं में बहने लग जाते हैं। और जब सपनों की सैर करके धड़ाम नीचे आकर गिरते हैं तो बुद्धि काम करना शुरू करती है। फिर पछताते हैं कि ये क्या हुआ, अब खाएंगे तो क्या और रहेंगे तो कहां। बच्चों, केवल भावनाओं में बहने से भी जीवन में काम नहीं चलता। अरे ईश्वर ने हमें दो चीजें दी हैं, दिल और दिमाग। दिल और दिमाग। जीवन का कोई भी फैसला लेना हो, इन दोनों की सुने, दिल की भी सुने और दिमाग की भी सुने। दिमाग यानी विचार, दिल यानी भावनाएं। तो दिल और दिमाग में संतुलन बनाए रखना ही क्या है। लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट अपनाओगे तो बच्चा बहुत अच्छे से सीखेगा। जिम्मेदारी के कार्य बच्चों को दे, उत्तरदायित्व के कार्य बच्चों को दे। तो इस तरह से हम बच्चों को बहुत अच्छी तरह से बच्चों में चिंतन क्षमता का विकास कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। चिंतन क्षमता का विकास बच्चे में होगा तो वो बच्चा रुकेगा नहीं, कहीं भी कैसे भी कुछ भी करेगा। बहुत अच्छे से जीवन यापन कर सकता है ऐसा बच्चा जिसमें हमने किसका विकास कर दिया? चिंतन क्षमता का विकास। तो इसी बात के साथ अब हमारा चिंतन टॉपिक पूरी तरह से हो जाता है कंप्लीट। धन्यवाद विद्यार्थियों। फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और डाउनलोड करें वीजे एजुकेशन ऐप बाय डॉक्टर वंदना जादौन और पाएं फ्री डेमो क्लासेस, फ्री मॉडल टेस्ट पेपर्स और फ्री मोटिवेशनल वीडियोस। For more information, call us on 9587 305 306.